हेलो स्टूडेंट्स, हमने हमारी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था प्लांट किंगडम के बारे में। प्लांट किंगडम को हम लोगों ने आइसलर के अकॉर्डिंग दो पार्ट में डिवाइड किया, क्रिप्टोगेमी एंड फेनेरोगेमी। उसके बाद क्रिप्टोगेमी को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। एंड फेनेरोगेमी को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। दोनों में सब में हमने डिफ्रेंशिएशन भी डिस्कस किया। लाइक जस्ट लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म के बारे में। जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड्स का फॉर्मेशन होगा, पर सीड कैसे होंगे? नेकेड सीड। नेकेड सीड का मतलब जहाँ पर फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होगा या ओवरीज आर एब्सेंट। वेरेज इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म सीड्स आर कवर्ड इन अ फ्रूट, इसका मतलब ओवरी प्रेजेंट होगी। एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर्स का फॉर्मेशन होता है। इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कॉन्स, वहाँ पर ऐसा फ्लावर्स का फॉर्मेशन नहीं होता। तो आप जो अपने आसपास जो प्लांट्स ऑब्जर्व करते हो वो जनरली फ्लावरिंग वाले प्लांट कौन से होते हैं? एंजियोस्पर्म वाले। एंजियोस्पर्म को फर्दर डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, मोनोकोट एंड डाइकोट। मोनोकोट का मतलब अ सिंगल कोटिलिडन और डाइकोट का मतलब 2 कोटिलिडन होते हैं सीड्स के अंदर। इस सीड के अलावा भी उनके प्लांट की मॉर्फोलॉजी में भी क्या होता है? फर्क होता है। जैसे कि रूट सिस्टम की बात की थी हम लोगों ने, वेस्कुलर बंडल्स हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये सारी चीज़ें थी प्लांट के बारे में। अब हम लोगों को डिस्कस करना है किंगडम एनिमेलिया। एनिमल किंगडम में क्लासिफिकेशन करना होगा, ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट फॉर्म में क्लासिफाई करना होगा। क्लासिफिकेशन अगेन हम लोगों को याद रखना होगा कि हम लोग फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो टारगेट यही है कि हम लोग एक लिस्ट डेवलप ऑर्गेनिज्म से एक हायर डेवलप ऑर्गेनिज्म की तरफ मूव करेंगे। तो जो सीक्वेंस है, जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनिमल्स है, वो चेक करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर डिसाइड करने होते हैं कि हम लोग एनिमल्स को क्लासीफाई तो कर रहे हैं, पर किस बेसिस पर क्लासीफाई कर रहे हैं। जैसे आप ह्यूमन बीइंग को कंपेयर कीजिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से, किसी छोटे ऑर्गेनिज्म से कंपेयर कर सकते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से भी कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर कर लीजिए, जैसे फिश से हम लोग अपने आप को कंपेयर करते हैं या बर्ड से हम अपने आप को कंपेयर करते हैं। तो कंपैरिजन, बर्ड्स भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग भी एनिमल्स का पार्ट है, पर हम लोग डिफरेंशिएशन है हमारे अंदर, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन है। उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं और कुछ डिफरेंशिएशन भी है। तो इस बेसिस पर हम एनिमल्स को भी क्लासीफाई करेंगे, पर हमें ये समझना होगा कि जब हम एनिमल्स को क्लासीफाई कर रहे हैं तो वो किस बेसिस पर क्लासीफाई किया जा रहा है। क्लासिफिकेशन सेलुलर लेवल पर भी हो सकता है, क्लासिफिकेशन किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गन या टिश्यू लेवल पर भी हो सकता है कि जो ऑर्गेनिजम्स थे वो जैसे इनिशियल ऑर्गेनिज्म एनिमल्स की बात करें तो वो एक्वेटिक कंडीशंस में मिलते हैं, उसके बाद वो टेरेस्ट्रियल कंडीशंस पर आने लगते हैं, रहने लगने उसके टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में रहने के लिए अडेप्टेड होते हैं। तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस बेसिस पर क्लासीफाई किए जाएंगे, कुछ क्राइटेरिया हमें लेने होंगे, उस बेसिस पर हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया, इससे पहले हमें एनिमल्स के कुछ बेसिक फीचर्स अगर डिस्कस करने हो तो एनिमल्स किस टाइप की सेल में क्लासीफाई किया जाएगा। तो एनिमल्स में सेल्स कैसी होती है? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल के अलावा जो एनिमल्स हैं, हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग सोचे तो एनिमल में से जो प्रोटोजोआ वाला पार्ट था, प्रोटोजोआ मतलब जो सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से जिनके फीचर्स एनिमल जैसे थे, उन्हें क्लासीफाई किया गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग किंगडम प्रोटिस्टा में। पर अगर हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अलावा नॉर्मली हम लोग डिस्कस करें तो पहले प्रोटोजोआ को किस में इंक्लूड किया जाता था? किंगडम एनिमेलिया में, क्योंकि इनके जो फीचर्स थे वो फीचर्स ऑलमोस्ट एनिमल्स की जैसे सिमिलर है, जैसे कि सेल वॉल का एब्सेंट होना, यूकैरियोटिक सेल्स का होना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वेरिएशन ह्यूमन बीइंग एनिमल्स की तरह वेरिएशन होते हैं। तो इसका मतलब प्रोटोजोआ को किस में क्लासीफाई किया जाता था? एनिमल्स के अंदर। बट प्रॉब्लम यह है कि जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, एक सिंगल सेल एक ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करती है। ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा, अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, उसके पास सेल वॉल नहीं होती। तो अमीबा को हम लोग किस में काउंट करते थे? पहले एनिमल कैटेगरी में काउंट करते हैं, पर अब हम उसे क्लासिफाई किस में करते हैं? प्रोटिस्टा के अंदर क्लासिफाई करते हैं। तो एनिमल लाइक अगर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल, अगर प्रोटोजोन्स की बात कर लें, इनिशियली जब हम प्रोटोजोन्स को भी एनिमल्स में क्लासिफाई करते थे तब प्रोटोजोआ की बात करें तो प्रोटोजोआ कैसा होता है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अदरवाइज
प्रोटोजोआ को हम छोड़ देते हैं, तो उसके अलावा जितने भी एनिमल्स होते हैं तो एनिमल्स आर मल्टी सेल्यूलर। एक्सेप्शन में क्या लिख लेंगे, प्रोटोजोन्स आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अब जो रिसेंट स्टडी हम लोग कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एनिमल्स आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि प्रोटोजोआ को हम लोग एनिमल में क्लासिफाई नहीं करते। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में मोर देन 1 सेल्स आर फाउंड। सेल वॉल की बात करें, सेल वॉल इज एब्सेंट। एनिमल है तो सेल वॉल स्ट्रक्चर वहां पर नहीं होती, सेल वॉल सिर्फ किस में मिलती है, प्लांट्स के अंदर मिलती है। इसके अलावा मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग एनिमल्स अपना फूड फॉर्मेशन खुद नहीं कर सकते, तो एनिमल्स आर हेट्रोट्रोफिक। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होने की रिक्वायरमेंट है। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन के बेसिस पर एनिमल्स असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं एंड सेक्सुअली, असेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल, बोथ टाइप का रिप्रोडक्शन इनके अंदर होता है। जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लोअर एनिमल्स होते हैं, वो असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, जो हायर एनिमल्स होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इस बेसिस पर हम लोग ये एक नॉर्मल एनिमल्स को डिफाइन करने का क्राइटेरिया है कि सेल वॉल नहीं होनी चाहिए, यूकैरियोटिक सेल्स होनी चाहिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रोफिक है, ऑटोट्रोफिक होता है तो वो प्लांट्स में काउंट किए जाते हैं। रिप्रोडक्शन कैसा होता है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों टाइप का। ये तो था एनिमल्स के बारे में ब्रीफ में, पर एनिमल्स को क्लासीफाई कैसे किया जा रहा है, क्या क्राइटेरिया हमने लिए हुए हैं कि एनिमल्स ये फीचर्स है तो वो इस तरीके से पढ़ना होगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ। जो ब्रॉड कैटेगरी बनाई हुई है, मतलब एनिमल्स को जो बड़ी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, वो होता है नॉन कोडेटा एंड कोडेटा। ये हम लोगों को बाद में डिटेल में पढ़ना भी है कि जो नॉन कोडेटा होता है उसको बोला जाता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें वर्टिबल कॉलम नहीं होती है। वर्टिबल कॉलम का मतलब होता है जिनमें बोन लाइक स्ट्रक्चर नहीं होती है, वो होते हैं नॉन कोडेटा। और कोडेटा का मतलब होता है जिनमें बैकबोन या वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होती हैं। लाइक द ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग किस में क्लासीफाई होंगे, कोडेटा के अंदर। क्यों, क्योंकि ह्यूमन बींग्स में क्या होती है, वर्टिबल कॉलम होती है। तो कोडेटा वाले और नॉन कोडेटा स्ट्रक्चर्स को हमने अलग अलग क्लासीफाई किया गया। तो उस बेसिस पर हम लोग कुछ कैटेगरी हमने बना ली है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें वर्टिबल कॉलम नहीं है वो नॉन कोडेटा है, जिनमें वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट है वो कोडेटा है। इन दोनों के ही टाइप्स हम लोगों को डिस्कस करने हैं। तो एक बेसिस क्राइटेरिया तो हमने क्या ले लिया है, ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकोड। इसका मतलब नोटोकोड आप बाद में रिप्लेस होकर क्या बना ली थी, वर्टिबल कॉलम, तो उसके बेसिस पर हम लोगों ने क्लासिफाई कर लिया। ये हमें बाद में डिटेल में पढ़ना भी। तो नोटोकोड के बेसिस पर पहला हमें जो पढ़ना होता है वो होता है नॉन कोडेटा। कुछ टर्म्स जब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो कुछ टर्म्स ऐसी काम में आती हैं, कुछ डिवीज़न या फाइलम के नाम ऐसे काम में आते हैं जो अभी हम लोगों को समझना ज़रूरी है। अगर हम लोग क्लासिफिकेशन जब और एनिमल्स का करेंगे तो जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अगर अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग कि किस बेसिस पर क्लासिफाई किया है, तो हम ऑर्गेनिजम्स के बारे में बहुत कुछ जानने लग जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे जैसे हम लोगों को हायरार्किकल ऑर्डर आपको याद होगा, किंगडम के बाद क्या पढ़ते हैं, फाइलम। तो बहुत सारे फाइलम हम लोगों को पढ़ना होगा। तो हर फाइलम के फीचर्स याद करने के लिए अगर हम लोग जनरलाइज कर लें कि किस बेसिस पर क्लासीफाई किया जा रहा है, तो हम सभी के कुछ फीचर्स पहले ही पढ़ लेंगे। पर उसके लिए हमें उन फाइलम्स के नाम याद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम कौन सा फाइलम पढ़ने वाले हैं। वो याद होना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम लोग फाइलम के नाम याद नहीं हुए तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हम सीधे सीधे कुछ एग्जाम्पल उन फाइलम के मेंशन करेंगे कि इस फाइलम में ये वाला फीचर होता है, इस फाइलम में ये वाला फीचर होता है। तो उसको पढ़ने के लिए हमें एक बार फाइलम के नाम भी याद करने होंगे। तो दो ब्रॉड कैटेगरी मैंने आपको बता दी, नॉन कोडेटा एंड कोडेटा। कोडेटा हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी हम लोग किस पर मूव करते हैं, नॉन कोडेटा के ऊपर। तो नॉन कोडेटा का मतलब था ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें नोटोकोड या वर्टिबल कॉलम नहीं है, नॉन कोडेटा। इसका मतलब एब्सेंस ऑफ या नोटोकोड इज एब्सेंट। नोटोकोड हम लोगों को डिटेल में बाद में फिर से पढ़ना होगा, नोटोकोड इज एब्सेंट। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें नोटोकोड नहीं होती वो किस में क्लासीफाई है, नॉन कोडेटा में। इसके डिफरेंट फाइलम हम लोगों को पढ़ने। फाइलम को नाम करने के आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, पीसीसीपी,
रेजोनेंस में जो डिवीज़न क्लास 10 तक हम लोग फॉलो करते हैं उसका नाम होता है पीसीसीपी, देन नेम। पीसीसीपी अपने आप में एक नाम है, तो पीसीसीपी नेम ये नॉन कोडेटा के कुछ फाइलम के नाम है। पीसीसीपी नेम में आपको एक कितनी बार यूज़ करना होगा, 2 बार। सबसे पहले हमें पढ़ना होगा पोरीफेरा। ये नाम हमें धीरे धीरे याद होंगे जैसे जैसे हम लोग इन फाइलम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पोरीफेरा के बाद नेक्स्ट होगा सिलेंट्रेटा, फिर आएगा टीनोफोरा, देन प्लेटीहेलमिंथिस, देन नेमेटोडा, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा। ये कुछ फाइलम है जो नॉन कोडेटा से बिलोंग करते हैं। पोरीफेरा इवोल्यूशनरी सीक्वेंस है। सीक्वेंस का मतलब है कि हम लोग लीस्ट डेवलप ऑर्गेनिज्म से हायर डेवलप ऑर्गेनिज्म की तरफ मूव कर रहे हैं। इन केस ऑफ नॉन कोडेटा सबसे पहले पढ़ना होगा पोरीफेरा, देन सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथिस, नेमेटोडा, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड फाइनली इकाइनोडर्मेटा। ये है नॉन कोडेटा। इसके बाद हमें फिर बाद में कोडेटा भी पढ़ना होगा, पर पहले नॉन कोडेटा में ईच एंड एवरी फाइलम, ये सारे फाइलम्स के नाम लिखे हुए हैं, इन्हें इंडिविजुअली पढ़ना होगा। पर पढ़ने से पहले हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये नाम अपने आप हम लोग एग्जाम्पल के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ क्लियरली दिमाग में रखनी होगी कि जो भी हम लोग ऑर्गेनिजम्स पढ़ रहे हैं फाइलम के अकॉर्डिंग, वो लीस्ट डेवलप से कहाँ मूव कर रहे हैं, हायर डेवलप ऑर्गेनिज्म की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है उसमें फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या लिया हुआ है, हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन। बहुत सारे टाइप के हमने बेसिस काउंट कर लिए हैं कि हम लोग इस तरीके से ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकते हैं। और उसमें फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमने लिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कि ऑर्गेनिज्म को किस बेसिस पर क्लासीफाई किया जा रहा है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हम लोगों को सबसे पहले डिस्कस करना होगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट वन इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म सेल्यूलर स्ट्रक्चर जो उसकी है वो सेल्यूलर स्ट्रक्चर किस तरीके से अरेंज्ड है। इसका मतलब है कि ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक है पर उसके अंदर कितनी सेल्स हैं। हमने मेंशन भी किया कि एनिमल्स आर मल्टीसेल्युलर, इसका मतलब मोर देन 1 सेल्स आर प्रेजेंट। तो सेल्स मोर देन 1 सेल्स हैं, पर उन सेल्स का अरेंजमेंट किस तरीके से, क्या सिंगल सेल्स किसी पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए अडेप्टेड है, या फिर उन सेल्स ने आपस में अरेंज होने के बाद कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स ने मिलकर क्या बना लिया है, टिश्यू बना लिया है। टिश्यू चैप्टर हम लोग पहले पढ़ चुके होते हैं। टिश्यू का मतलब होता है स्पेसिफिक सेल्स का ग्रुप जो एक परफेक्ट फंक्शन करने के लिए अडेप्टेड होता है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से वेरी करता है कि अगर सेल्स हैं और सेल्स असेंबल होने के बाद क्या बना सकती हैं, टिश्यू बना सकती हैं। और टिश्यू असेंबल होने के बाद क्या बनाता है, ग्रुप ऑफ टिश्यूज आर कॉल्ड एज ऑर्गन। तो ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिलकर क्या बना लेते हैं, एक ऑर्गन बना लेते हैं। तो ऑर्गन जैसे ह्यूमन बॉडी में डिस्कस करें तो लीवर इज अ ऑर्गन, लीवर इज एन ऑर्गन, पेनक्रियाज इज एन ऑर्गन। डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स हैं हमारे पास, अलग अलग ऑर्गन। एलिमेंट्री कैनाल में इंटेस्टाइन इज ऑल्सो एन टाइप ऑफ ऑर्गन। तो डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स किसके असेंबली से बनते हैं, टिश्यूज के असेंबली से। बेसिकली 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं हम लोग ह्यूमन बॉडी में, और वो असेंबल होकर क्या बना लेते हैं, ऑर्गन। अगर ऑर्गेनिज्म बहुत हाईली डेवलप है, अगेन हम लोग ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग बहुत हम लोग उससे अवेयर है, हम लोग हमारी बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में जानते भी हैं थोड़ा बहुत। तो जो ऑर्गन्स हैं हमारे अंदर, वो पर्टिकुलर जो ऑर्गन है वो एक सिस्टम की फॉर्म में अरेंज्ड है। सिस्टम का मतलब है, अगर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे माउथ से स्टार्ट होकर हमारे एनस तक कंप्लीट होता है। उसके बीच में हमारे इसोफेगस भी है, स्टमक भी है, इंटेस्टाइन भी है। तो डिफरेंट ऑर्गन्स उसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। अगर बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होकर एक परफेक्ट सिस्टम बनाते हैं जो किसी पर्टिकुलर फंक्शन से रिलेटेड है, तो उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलकर क्या बना लेंगे, ऑर्गन सिस्टम।
तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास कितने टाइप का हो जाएगा? 4 टाइप का। फर्स्ट वन इज सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड वन इज टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, followed by organ level organization and ultimately organ system level of organization. फर्स्ट वन स्टार्ट करते हैं, सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। एक चीज और याद रखनी है आप लोगों को कि अगर हम लोग प्रोटोजोआ को क्लासिफाई करें तो प्रोटोजोन्स जो हमने बोला था अगर एनिमल्स में काउंट कर रहे हैं तो वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछा जाए तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? प्रोटोप्लाज्मिक, क्योंकि इसके अंदर एक सिंगल सेल एक ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करती है, तो उसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा? प्रोटोप्लाज्मिक। सेल्यूलर का मतलब है मोर देन वन सेल्स आर फाउंड, तो मल्टीपल सेल्स आर फाउंड। मल्टीपल सेल्स आर फाउंड एंड दे आर लूजली अरेंज्ड। लूजली अरेंज सेल्स हैं ये, सेल्स लूजली अरेंज्ड है और ये कॉम्पैक्टली अरेंज होकर कोई टिश्यू फॉर्मेशन नहीं कर रही है। तो सेल्स यहाँ पर टिश्यूज का फॉर्मेशन, सेल्स तो मोर देन वन है, मल्टीपल सेल्स हैं, पर सेल्स असेंबल होकर टिश्यूज नहीं बना रही हैं, तो टिश्यूज आर एब्सेंट। टिश्यूज आर एब्सेंट। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सेल्यूलर, उनमें मोर देन वन सेल्स या मल्टीपल सेल्स होंगी, पर वो जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी भी टाइप का टिश्यू फॉर्मेशन नहीं करेगा। सेल्स इंडिविजुअली अपने अकॉर्डिंग किसी मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंप्लीट करेगी। इसका एग्जांपल हम लोग चेक करें तो अभी जो हमने नॉन कोडेटा में फाइलम के बारे में पढ़ा था, फ्रॉम पोरीफेरा टू इकाइनोडर्मेटा, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग लीस्ट डेवलप ऑर्गेनिज्म से हायर डेवलप ऑर्गेनिज्म की तरफ मूव कर रहे हैं। इसका मतलब जो पहला ऑर्गेनिज्म होगा वो है पोरीफेरा वाला फाइलम, उससे बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिज्म। तो उस फाइलम में किस टाइप का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए? सेल्यूलर, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा डेवलप स्ट्रक्चर कौन सी है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या लिखना होगा? पोरीफेरा। पोरीफेरा में किस टाइप का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा? सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए जब हम लोग बाद में पोरीफेरा पढ़ेंगे तो हम लोग बहुत क्लियरली समझ सकते हैं कि उसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा? सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। मूव करते हैं सेकंड वन पर। सेकंड वन होता है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन हम लोग एनिमल्स ही पढ़ रहे हैं तो नो डाउट मल्टीपल सेल्स हैं, पर उन सेल्स में अरेंजमेंट होगा, स्पेसिफिक अरेंजमेंट, और जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या बन जाएंगे? टिश्यूज बनेंगे। तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन में जो सेल्स हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स अरेंज होकर कुछ टिश्यूज का फॉर्मेशन कर लेती हैं। सेल्स आर अरेंज्ड इन अ कॉम्प्लेक्स मैनर and form टिश्यू। सेल्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अरेंज होने के बाद टिश्यूज का फॉर्मेशन कर लेती हैं। टिश्यूज बड़े स्पेसिफिक हैं। टिश्यू एक स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए बना होता है। लाइक मसल्स की बात करें तो मसल्स हमारे लिए होती है फॉर द मूवमेंट। तो टिश्यूज का फंक्शन बड़ा स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ टिश्यू, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है। स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय टिश्यू। एक स्पेसिफिक फंक्शन एक टिश्यू परफॉर्म करता है। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो पोरीफेरा तो हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके बाद एग्जाम्पल में आएगा सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। यहाँ पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो जाएगा? टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। अब टिश्यू का बेटर अरेंजमेंट क्या हो सकता है? टिश्यूज बेटर अरेंज होकर क्या बना सकते हैं? एक ऑर्गन बना सकते हैं। तो ज़्यादा डेवलप स्ट्रक्चर फिर टिश्यू के कंपैरिजन में क्या बनेगी? ऑर्गन। तो मल्टीपल टिश्यूज आपस में अरेंज होकर क्या बना लेंगे? एक ऑर्गन बना लेंगे। उसके बाद जो थर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा वो होगा ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड क्या होगा? ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर
टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। जो टिश्यूज हैं वो आपस में ग्रुप होने के बाद एक परफेक्ट ऑर्गन बना लेंगे। एग्जाम्पल मैंने अभी बताया था आप लोगों को, ह्यूमन बीइंग की बात करें तो डिफरेंट ऑर्गन्स है, जैसे लीवर इज ऑल्सो टाइप ऑफ ऑर्गन। तो एग्जाम्पल जैसे ऑर्गन के एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं, ऑर्गन लाइक लीवर, पेनक्रियाज एक्सेट्रा। बहुत सारे ऑर्गन्स, मल्टीपल ऑर्गन्स हमारे पास होते हैं। इन ऑर्गन्स की असेंबली परफेक्ट है। अगर ये ऑर्गन्स एक परफेक्ट सिस्टम में अरेंज हो जाते हैं तो ये मिलकर क्या बना लेंगे, ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन सबसे किसके अंदर मिलेगा? हम लोग 3 फाइलम पढ़ चुके हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। तो ऑर्गन लेवल सबसे पहले स्टार्ट होगा प्लेटी हेलमिंथस। नो डाउट ऑर्गन सभी ऑर्गेनिजम्स के पास हैं, और वो जो ऑर्गन्स हैं वो एक परफेक्ट सीक्वेंस में अरेंज होने के बाद ऑर्गन सिस्टम बना लेंगे। तो यहाँ पर जो ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है ये कहाँ से स्टार्ट होगा? सबसे पहले प्लेटी हेलमिंथस से। उसके बाद लास्ट वन क्या बचेगा? अब ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब जो ऑर्गन्स हैं वो एक परफेक्ट सीक्वेंस में अरेंज होने के बाद क्या बना लेंगे? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन्स आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन्स आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। जो ऑर्गन्स हैं वो एक परफेक्ट सीक्वेंस में क्या हो जाएंगे? अरेंज हो जाएंगे और ऑर्गन सिस्टम बना लेंगे। बात करें ऑर्गन सिस्टम कैसे, जैसे एग्जांपल की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब वो सिस्टम जिसके थ्रू हम लोग क्या कर पा रहे हैं? ब्रीथ कर पा रहे हैं। वो कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारे नेजल कैविटीज, नोज से, और वो हमारे लंग्स तक पहुँचेगा। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है माउथ से और एंड कहाँ करेगा? एनस पर। तो ये जो सिस्टम है ये और डिफरेंट ऑर्गन्स के ग्रुप होने से बने हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो अब नेमेटोडा के बाद जितने भी हमें पढ़ने हैं फाइलम, इवन कोडेटा में जितने भी पढ़ने, उन सब में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने 4 टाइप का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है। फर्स्ट वन इज सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के लिए बात करें तो ऑर्गन में सिंगल सेल में क्या आ जाएगा? प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर सेल्स ग्रुप होकर क्या बना रही? टिश्यू। देन ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, और फाइनली ऑर्गन सिस्टम, जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स असेंबल होकर क्या बना लेते हैं? एक ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन कर लेते हैं। एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए, सेल्यूलर लेवल में एग्जाम्पल होगा पोरीफेरा, टिश्यू में होगा सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थस में होगा ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। देन नेमेटोडा के बाद जितने भी आगे फाइलम हमें लोगों को पढ़ने हैं उन सब में क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये तो था सिर्फ एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद भी और हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। लाइक अगर हम लोग क्लासीफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हम लोग ऑर्गेनिजम्स को डाइजेस्टिव सिस्टम के बेसिस पर भी क्लासीफाई कर सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है, या डाइजेस्टिव ट्रैक का मतलब है वो ट्रैक जहाँ पर फूड को इनटेक किया जाता है और उसके बाद उसे डाइजेस्ट किया जाता है। तो सेकंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग क्या, सेकंड हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या पढ़ सकते हैं? डाइजेस्टिव ट्रैक। डाइजेस्टिव ट्रैक जहाँ पर क्या होगा? इनटेक ऑफ फूड, उसके बाद डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन। ये चीज़ें हम लोग परफॉर्म करेंगे किसमें? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। तो इस बेसिस पर कैसे क्लासीफाई किया जा सकता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को? तो जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑर्गेनिजम्स में बनने लगता है, जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग की बात कर लेते हैं, तो फ्रॉम माउथ टू एनस देयर आर 2 ओपनिंग्स। माउथ इज फॉर इनटेक ऑफ फूड एंड एनस इज फॉर रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो 2 ओपनिंग्स हैं, फॉर इनटेक ऑफ फूड एंड फॉर रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। पर हर किसी ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं है।
कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जिनमें सिर्फ सिंगल पोर इज फाउंड विच वर्क्स फॉर इनटेक ऑफ फूड एज वेल एज फॉर रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो इस टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम या इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक में ओनली अ सिंगल पोर इज फाउंड, only a single pore is found which works for intake of food and for removal of undigested food। एक सिंगल पोर जो इंटेक ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल है एज वेल एज वो रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो एग्जाम्पल क्या होगा यहाँ पर, किस फाइलम में ऐसा होगा? तो एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे हम लोग सिलेंट्रेटा एंड प्लेटीहेल्मिन्थिस। प्लेटीहेल्मिन्थिस और सिलेंट्रेटा ऐसे दो फाइलम है जिनमें सिर्फ सिंगल पोर होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, वही उसमें माउथ की तरह भी काम करता है और एनस की तरफ भी काम करता है। पर ऑर्गेनिजम्स जो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जिनमें होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का मतलब जिनमें दो पोर्स होंगे, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू पोर्स आर देयर, माउथ एंड एनस। तो इंटेक ऑफ फूड बाय माउथ एंड रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड बाय एनस। वहाँ पर दो पोर्स हैं जो एलिमेंट्री कैनाल का इनिशियल पार्ट और उसका लास्ट पार्ट बनाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो नेमेटोडा के बाद जितने भी फाइलम हम लोगों को डिस्कस करने हैं सभी में ऐसा ही होगा। तो हम लोग क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बेसिस पर भी कर सकते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स है उनमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट किस कंडीशन में है। अगर वो इनकम्प्लीट है तो उसमें सिर्फ कितना पोर होगा, सिंगल पोर इज फाउंड विच वर्क्स एज अ माउथ एज वेल एज एनस। एग्जाम्पल थे सिलेंट्रेटा एंड प्लेटीहेल्मिन्थिस। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में देयर आर टू पोर्स आर फाउंड, माउथ एंड एनस। माउथ वर्क्स फॉर द इंटेक ऑफ फूड एंड एनस वर्क्स फॉर द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। एग्जाम्पल है फ्रॉम नेमेटोडा टू कोर्डेटा, सभी में ऐसा होगा। थर्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोग काउंट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू हम लोग चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। जब हम लोग खाना खाते हैं तो डाइजेशन के बाद हमारा फूड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड के थ्रू ईच एंड एवरी सेल को क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो थर्ड हम लोग किस बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ थिंग्स ऑफ एंड मटेरियल्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स के लिए काम आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसके बेसिस पर कैसे क्लासिफाई करें, इसके बेसिस पर दो टाइप का सिस्टम होगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसमें जो भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल मीडियम है वो ओपन है। ओपन का मतलब कि अगर ब्लड लाइक स्ट्रक्चर है तो वो ब्लड लाइक या कोई भी ऐसा लिक्विड है जो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है वो किसी भी कन्फाइंड वे में फ्लो नहीं करेगा। कन्फाइंड वे का मतलब होता है कि जो हमारे अंदर ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, ब्लड वेसल्स मिलती हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, उनके अंदर ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है। हमारा ब्लड कभी भी ओपन कंडीशन में नहीं रहता, हमेशा कन्फाइंड वे में फ्लो करता है। कन्फाइंड का मतलब होता है कुछ पाइप्स में फ्लो करता है, जबकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में पाइप्स नहीं होते, वहाँ पर किसी भी टाइप के वेसल्स का फॉर्मेशन नहीं होता। तो जो ब्लड या उससे जैसी सिमिलर कोई स्ट्रक्चर लिक्विड है वो हमेशा ओपनली क्या करता है, फ्लो करता है।
और जितनी भी सेल्स होती है किसी ऑर्गेनिज्म की वो डायरेक्टली उस पर्टिकुलर लिक्विड के कांटेक्ट में रहती हैं। जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में कभी भी ब्लड किसी सेल के डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आता। ब्लड हमेशा किस में फ्लो करता है? वेसल्स में, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, इनके अंदर फ्लो करता है। कभी भी डायरेक्टली सेल को ब्लड की सप्लाई नहीं होती, डायरेक्टली कभी भी ब्लड सेल के कांटेक्ट में नहीं आएगा, जबकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसा होता है। यहां पर ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट। ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट। एग्जाम्पल, सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम बनना स्टार्ट हुआ था एनेलिडा से। एनेलिडा का एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, अर्थवॉर्म उसका एग्जाम्पल है। तो एनेलिडा में सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम बनना स्टार्ट हुआ, पर यहाँ पर जो सर्कुलेटरी सिस्टम था वो ओपन बनना चाहिए था, क्योंकि लीस्ट डेवलप कौन सा होता है? ओपन। मोर डेवलप कौन सा है? क्लोज। हमारा जो सिस्टम है वो ज़्यादा बेटर है, क्लोज है, क्योंकि वहाँ पर हम लोग ब्लड को रेगुलेट कर सकते हैं। ओपन में ऐसा नहीं होता, वहाँ रेगुलेशन नहीं हो पाता। तो रेगुलेशन नहीं है तो ओपन लीस्ट डेवलप है और क्लोज मोर डेवलप है। सबसे पहले बना किस में? एनेलिडा में। तो होना तो कैसा चाहिए था अगर सोचे तो इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग लीस्ट डेवलप, पर यहाँ पर कैसा सिस्टम बना था? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम लोग ओपन में एनेलिडा का नाम नहीं लिख सकते, तो एग्जाम्पल होगा ऑर्थ्रोपोडा। यहाँ पर कैसा होगा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और उसके बाद जो भी हमने पढ़े ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, इन सभी में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा होगा? ओपन। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज में क्या होता है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट। ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट। तो ज़्यादा डेवलप कौन सा होगा? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ऐसा समझ लीजिए कि जो चीज़ें हमारे अंदर हैं मैमल्स में या ह्यूमन बीइंग में वो ज़्यादा डेवलप स्ट्रक्चर्स हैं। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इसलिए ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि वहाँ पर ब्लड को रेगुलेट किया जा सकता है, उसके प्रेशर को रेगुलेट किया जा सकता है, जबकि ओपन में ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती। तो ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट, लाइक आर्टरीज, वेन्स, ये सब वहाँ पर प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल हम लोगों को देखना था, तो हम लोगों ने यहाँ पर ऑर्थ्रोपोडा को काउंट किया। एनेलिडा में मैंने आपको बताया था कि एनेलिडा में कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होगा? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड कोडेटा, ये चीज़ थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, हमें याद रखनी होगी कि बनना तो चाहिए था ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्योंकि लीस्ट डेवलप वही था, पर बना कैसा था? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और ओपन किस में बना? सबसे पहले ऑर्थ्रोपोडा में। सबसे पहले अगर सर्कुलेटरी सिस्टम बना किससे था, किस फाइलम से स्टार्ट हुआ था, तो आंसर होगा एनेलिडा। पर बना किस टाइप का था? क्लोज वाला। और ओपन किस में बना था? ऑर्थ्रोपोडा में। ह्यूमन बीइंग या जितने भी कोडेटा होते हैं उनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? क्लोज टाइप का होता है। तो ये थे 3 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। और भी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोगों को डिस्कस करने हैं, जैसे कि लेवल ऑफ सिमेट्री या जर्म लेयर्स, सिलोमिक स्ट्रक्चर, और भी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे और वहाँ पर एग्जाम्पल में मेंशन करेंगे। तो अब ईच एंड एवरी फाइलम के कुछ कुछ फीचर्स हमें अभी याद हो जाएंगे अगर हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अच्छे से समझते हैं। तो बाकी चीज़ें हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।